मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर वशिष्ठ और आज हमारे साथ हैं शारदा मित्तल जी। शारदा मित्तल जी हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। आप कविताएं लिखती हैं और कविताएं लिखने से ज़्यादा कविताओं के साथ आप प्रयोग करती हैं। आपको मैं एक्सपेरिमेंटल पोएट कह सकता हूं। आप दोहे लिखती हैं, आप लघु कविताएं लिखती हैं और भी न जाने कई तरह के प्रयोग आप कविताओं में करती हैं, जिसके विषय में हम आज आपसे जानेंगे। श्रोताओं, शारदा जी की 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मनवा भैरो फकीर, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद दूसरी पुस्तक है बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं, और तीसरी पुस्तक है वसुधा से व्योम तक। तो शारदा जी, आपकी तीनों पुस्तकें हमारे सामने हैं। मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। जरा ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप ये बताइए जरा कि कविता लिखने का जुनून कब आपकी जिंदगी में इस तरह से आकर घुस गया? सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। कविता से संबंध तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बचपन से ही मुझे हो गया था। सबसे पहले मैंने महसूस किया 7th क्लास में, जब मैं 7th क्लास में थी। 11-12 साल की रही हूँ। 11-12 की तो नहीं, शायद ज़्यादा है ना, 14 वर्ष की रही होंगी। तब से मैं कविताएं लिख रही हूँ। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि कविता लिखनी कैसे शुरू की। मेरी एक सखी है सुनीता डोगरा, उसने पहली कविता लिखी और मैंने जब उसको पढ़ी, कागज पर ऐसे कुछ कुछ लिख कर दे रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि इसने कविता लिखी तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। और तब हमने आपस में लिख लिख कर जो आपस में हम शेयर करते थे, तो वो हमने कविताओं में करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो लेखन का शौक इतना बढ़ता गया कि वो मुझे साहित्य की ओर ले गया। तो उसके बाद मैंने कहानियां भी लिखनी शुरू की। और सबसे ज़्यादा तो ये बात थी कि हम कविता और कहानियां पढ़ते बहुत थे, हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स ही वही था। शारदा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहता है तो लिखने की पहली शर्त है पढ़ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपनी परंपरा को नहीं समझेंगे, तब तक आप लिखेंगे कैसे? बिल्कुल। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से इस समय स्थिति ये है कि लोग लिखना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस बात के लिए कि आपने पढ़कर लिखना शुरू किया। लोग तो यहाँ लिखकर भी नहीं पढ़ते। पढ़ने का तो हमारा हिसाब ऐसा था कि मैं 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ सकती थी। अगर कोई पुस्तक आरंभ कर ली तो ये होता था कि वो खत्म नहीं होगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी और मुझे खाना भी नहीं चाहिए। इतनी लगन होती थी पढ़ने की। और हम 3 मित्र थी, हम तीनों मित्र किताब पढ़ते थे और उसको डिस्कस करते थे। तो मुझे लगता था फिर हम उसको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड भी कर पाते थे और हमारी रुचि बढ़ती थी। शारदा जी, मैंने देखा है आमतौर पे महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा होता है। आप उसे यूं तो कहने को सौभाग्य भी कह सकती हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से दुर्भाग्य बन जाता है कि विवाह के बाद उनका लिखना पढ़ना बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। क्योंकि उन पर कई तरह के दायित्व हैं, उन्हें परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, और पति भी अपने आप में एक लाइबिलिटी की तरह से आता है जिसे भरपूर आपको देखना है। तो ऐसे में अगर कोई चीज कुर्बान होती है तो उनका लेखन हो जाता है। आपके साथ क्या रहा? क्या लगातार आप विवाह के बाद से लेकर लगातार लिखती रही? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं तो इसको दुर्भाग्य ही मानती हूँ, क्योंकि मेरी विवाह तो वैसे मैं विवाह को दुर्भाग्य नहीं मानती। पर ये दुर्भाग्य था कि मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया दायित्व को संभालने के चक्कर में। जबकि मैं कुछ ऐसा सोचती हुई हूँ कि जितनी मर्जी जिम्मेदारी हो, अगर हम ये सोच लें कि मुझे ये काम करना ही है या मुझे अपने लिए वक्त निकालना ही है, जो आजकल की जनरेशन कर रही है, वो हमारे स्वभाव में नहीं था। हम लोग अगर गृहस्थी के लिए कार्य करते थे या परिवार के लिए कार्य करते थे, तो हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते थे उस कार्य के लिए और स्वयं को भूल जाते थे। वो एक तरह से मेरी गलती रही है कि मैंने अपने आप को पूर्णतः भुला दिया और फैमिली अफेयर्स में इस तरह से मशगूल हो गई कि मैंने साहित्य की और किताबों की ओर पलट कर भी नहीं देखा 35 वर्ष तक। अच्छा, तो रिटर्न हुआ 35 साल के बाद? बिल्कुल। तो पहली किताब आपकी कब आई? ये आई है मेरी 2018 में। बड़ा लंबा। हाँ, और मेरा विवाह हुआ था 1982 में।
ओहो। और 1982 से लेके 2016 तक आप ये समझो कि मेरा कोई संबंध नहीं था लेखन से और पुस्तकों से। परंतु मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये बीज मेरे अंदर मेरे पिता ने बोया था। जब वो मेरा लिखा हुआ कुछ भी पढ़ते थे, चाहे मैं कहानी लिखूं चाहे कविता लिखूं, उस समय मेरी कविताएं और कहानियां अक्सर प्रकाशित होती थी अखबारों में भी और मैगजीन में भी। और स्कूल में मुझे बेस्ट पोइटेस का और कॉलेज में बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड भी मुझे मिला था। और जलंधर दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर हम काफ़ी बार जाते थे अपनी कविताएं पढ़ने। तो मेरे पिताजी को ऐसे बहुत लगता था कि ये बहुत अच्छी राइटर बन सकती है, और वो हमें इतनी अच्छी किताबें ढूंढ के ला के देते थे कि साहित्य में इस तरह से उन्होंने मेरी रुचि डेवलप की। और उन्होंने ये भी मुझे समझाया कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं, वो तो आपने अंग्रेजी में एमए किया है वो तो उनके कहने पर। अदरवाइज मैं म्यूजिक में करती, मेरा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इतना अच्छा था कि मेरी प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जिस दिन बीए का लास्ट आपका एग्जाम होगा, नेक्स्ट एमए का आप एमए का लास्ट एग्जाम देते ही आपको कॉलेज में लेक्चरशिप दे दी जाएगी। परंतु मेरे पिताजी को लग रहा था कि राइटर बनना मेरे स्वभाव में है, तो मैं अंग्रेजी में करूं और साहित्य पर मेरी इतनी पकड़ मजबूत हो जाए कि मैं अच्छा लेखन कर सकूं, इसलिए मैंने अंग्रेजी में चलिए लौटकर अब हम आते हैं आपकी पुस्तक पर। जी जरा मुझे ये बताइए, बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं। जी। इस पुस्तक को बेसिकली मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। अच्छा। और जाहिर है जब आपसे आज वार्तालाप करना था तो इस पुस्तक को एक बार नए तरीके से नए सिरे से देखना भी बहुत ज़रूरी था। मुझे ये बताइए, ये किताब आपकी कब प्रकाशित हुई, और इसमें जो प्रयोग की बात तो अलग से करूंगा, इसमें जो क्षणिकाएं हैं, छोटी कविताएं हैं, ये आपने कब लिखना आरंभ किया इनको? ये मैं कहूँगी कि मैंने ये 2020 में शुरू की थी, पर इसमें बहुत मुझे समय लगा। 2022 में ये मेरी छपकर आई किताब। ये एक बार पहले छपकर आई तो मेरी संतुष्टि नहीं हुई, मैंने उसको पूरा डिस्कार्ड कर दिया। उसको फिर दोबारा दूसरे सिरे से मैंने लिखना शुरू किया और फिर ये दोबारा पब्लिश हुई। तो अब ये जो भी प्रकाशित हुआ है आपके सामने है। नहीं, बहुत खूबसूरत पुस्तक है। और मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो सबसे अच्छी बात ये है कि कई सारे विषयों को चुना गया है। जी। जैसे माँ पर आपने बहुत छोटी छोटी अद्भुत कविताएं लिखी हैं, और वे कविताएं पहली बार में ही पाठक के मर्म तक पहुंच जाती हैं, पाठक को प्रभावित करती हैं। जैसे मैं देख रहा था, बहुत पहली कविता ही आपने इसमें लिखी है, आज लिखने लगी कविता माँ पर, माँ लिखते ही कलम ने सजदे में सिर झुका दिया। जी। बड़ी एक खूबसूरत बात इतने कम शब्दों में आपने कही, ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये पैटर्न कि मुझे कम शब्दों में अपनी बात को कहना है, ये आपने पहले से डिसाइड किया या आप लिखती गईं और शब्द कम होते गए? क्या रहा, प्रक्रिया क्या रही? जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने पहले दोहे की पुस्तक लिखी थी। तो जब मैंने वो लिखी थी, वो मेरा बहुत तपस्या का समय था। मैंने बिल्कुल डूब कर लिखी। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम जो बात कम शब्दों में कह सकते हैं, तो वो मुझे मतलब बड़ी कविता लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जब मैंने लिखनी शुरू की तो छोटी छोटी कविताएं जब मैं लिख रही थी तो मैं संतुष्ट भी फील कर रही थी, अनुभव कर रही थी। देखिए, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूँ, जब आपने दोहे लिखना आरंभ किया तो दोहे एक शास्त्रीय प्रक्रिया है। बिल्कुल। वहां पे आपको शब्दों की, मात्राओं की, गणनाओं का, छंद के नियमों का पूरा हिसाब रखना है। और जब तक आप उस हिसाब किताब को ठीक से नहीं सेट करती हैं तो ध्वनि के रूप से वो दोहा नहीं बनेगा। बिल्कुल। वो अपूर्ण छंद रह जाएगा। तो मुझे ये भी लगता है कि उस बंधन में बंध के चलते हुए आपने ये महसूस किया होगा कि अगर इस अनुशासन में थोड़ी बहुत ढील ले ली जाए तो शायद मैं जल्दी से और अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकूंगी। ये आसान हो जाता है। ये आसान हो जाता है। तो मेरा अपना गैस है आपको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि दोहा बनाते हुए कई बार बहुत अच्छा विचार भी आता था, तो उसको शब्दों में बांध पाना, उतनी मात्राओं में बांध पाना मुश्किल भी हो जाता है। हाँ। फिर हमें उसके लिए शब्द ढूंढने पड़ते थे जो उस मात्रा में फिट हो जाए। तो इसमें ये वाली समस्या नहीं, इसमें ये आपकी समस्या हल हो गई। जैसे देखिए, बहुत फ्लोइंग एक और कविता मेरे सामने है जी। जब जब जिंदगी की परीक्षा सताती है,
माँ की गोद गोद याद याद आती आती है। हाँ। जी, हम सचमुच हमारा बचपन तो कभी खत्म होता ही होता नहीं, ही नहीं है। और उठते बैठते हर वक्त माँ की याद आती है। जी, तो मुझे खास तौर पे ये लगा माँ पर जो कविताएं हैं जिनके केंद्र में माँ हैं, हुँ, वे छोटी क्षणिकाएं, अगर मैंने क्षणिकाएं कहूँ तो उचित होगा शायद, जी, क्षणिकाएं या लघु कविताएं हैं, हाँ वे जी, अपने आप में बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। हाँ जी, और एक सबसे अच्छी बात ये नजर आती है कि ये पुस्तक आपने अपनी माँ को ही समर्पित की है। जी। जो मेरे मन में ही था कि मैंने मम्मी के लिए कुछ लिखना है, अपनी माताजी को समर्पित करना है। उसी इस भाव से मैंने शुरू में जो कविताएँ लिखी, मेरे मन के भाव हैं जो भीतर से आए हैं। चलिए, इस बात को जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि आप इस पुस्तक से जी, अपनी पसंद की कुछ कविताएं हमें सुनाएं। जी, जो टाइटल पर मैंने कविता लिखी है, हम्म, जब मैंने कविताएँ लिखनी शुरू की, ये क्षणिकाएँ लिखनी शुरू की, हम्म, तभी मेरे ज़हन में ये टाइटल आया, बोनसाई नहीं बरगद हूं मैं। हाँ। बरगद हूँ मैं। हम्म, तो मैं इसको इस तरह से भी सोच रही थी कि चाहे क्षणिकाएँ हैं, हम्म, बिल्कुल कम शब्दों में बात बड़ी कही गई है, हम्म, तो ये उस पर भी लागू होता है। और कहीं भी बीच में नारी पर जो कविताएँ हैं, तो मैं नारी को लेकर ये सोचती हूँ और समझती हूँ। 35 या 40 वर्षों के गृहस्थ जीवन में भी मैंने ये पाया कि चाहे आपके परिवार वाले, चाहे समाज वाले आपको बोनसाई समझते हैं, पर बनाना आप चाहते हैं। वास्तव में बनाना चाहते हैं, या आप भी हम्म, कई बार उनके चक्कर में खुद को समझना शुरू कर देते हो, पर वास्तव में एक स्त्री जो है वो बोनसाई नहीं है, वो बरगद ही है। और तो उस पर जो मैंने कविताएं बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, और मैं समझता हूं इस सूत्र को हर महिला को, हर स्त्री को नोट करना चाहिए कि उसे बोनसाई नहीं बनना है, उसे बरगद बनना है। जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। और जब मैंने ये लिख ली जी। पूरी किताब, मैंने तब कविता कोई भी नहीं लिखी थी इस टाइटल को लेकर। हम्म, तब मेरे मन में आया कि टाइटल के ऊपर जो मेरे मन को इतना अपील किया है, तो मेरे को इसके ऊपर भी कुछ लिखना चाहिए। मैं वो कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिल्कुल। धरा नहीं धैर्य हूँ मैं। धरा नहीं धैर्य हूं मैं। जी, बहुत सुंदर। जीत नहीं शौर्य हूँ मैं। वाह वाह। प्राण नहीं प्रसूता हूँ मैं। नानक नहीं तृप्ता हूँ मैं। वाह। अंकुर नहीं मृदा हूँ मैं। हम्म, दीप नहीं शिखा हूँ मैं। जान गई अब दुनिया सारी, बोनसाई नहीं बरगद बरगद हूं हूँ मैं। मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। एक कविता देखिए मेरे सामने भी आ रही है जी। आपकी पुस्तक से, जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा हाँ। अपने श्रोताओं के लिए। मातृभाषा को लेकर कविता है, हाँ और जी। खास तौर पे हिंदी को लेकर हम बार बार चिंता करते रहते हैं कि हमारे देश में ही हिंदी का प्रयोग सबसे कम हो रहा है। हिंदी भाषा का सम्मान शब्दों से न हो पाएगा, आत्मविश्वास से बोलेंगे हम तो पूरा विश्व इसे अपनाएगा। जी ये कविता क्या, ये अपने आप में एक बड़ा मजबूत स्लोगन है, जी, और इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए, बार बार लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये महसूस करती हूँ कि सब ये समागम करने से और कुछ करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ही इसको सम्मान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए आप अपनी पसंद की कविता। नारी रूप में अवतरित हुई। हम्म, नारी रूप में अवतरित हुई, सिकुड़ी तो ममता की बूंद बनी, फैली तो निर्झर नीर बही। टुकड़े करने चाहे जमाने ने मेरे वजूद के, भला नीर कब काटे कटता है, नीर कब काटे कटता है। सचमुच बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और मैं सुनाना चाहूंगी। अरे आप सुनाइए, आप सुनाइए, न बिल्कुल तेरे सुनाइए। तन से वाबस्ता, न तेरे मन से वाबस्ता, हम्म, न तेरे तन से वाबस्ता, न तेरे मन से वाबस्ता, अपनी रूह का मेरी रूह से वस करा दे बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एक कविता पे और मेरी नजर पड़ी थी। जी, मुझे नहीं पता आपने कॉन्शियसली से लिखा होगा या अनकॉन्शियस लेवल पे लिखा होगा, इसमें एक राजनीतिक कविता भी है। हाँ और उसमें राजनीति का एक बिल्कुल कहना चाहिए समय के साथ चलता हुआ चेहरा नजर आता है, और कविता है शाकाहारी। जी, नोच नोच कर खाते हैं जो गरीब जनता को, नोच नोच कर खाते हैं जो गरीब जनता को, हैरान हूं शुद्ध शाकाहारी होने का दम भरते हैं। जी, आज का जो परिदृश्य है, हमारा पॉलिटिकल परिदृश्य है, उसमें यही तो हो रहा है। हाँ, तो आपने बड़े साफ सलीके से इस बात को कहा है।
और पढ़िए कोई कविता। पट गई दूरियां, हम्म, पट गई दूरियां धरा गगन के बीच, और बढ़ गई दूरियां जन जन के बीच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पढ़िए। आजकल आज के समय पर रात तन्हा हो गई, क्योंकि हमने हमेशा चांद सितारों को इश्क के साथ जोड़ा है। रात तन्हा हो गई, चांद सितारे मायूस, नहीं सुनाई देती अब कोई दास्ताने इश्क, ले ली जगह रात की मोबाइल ने। बिल्कुल, मोबाइल ने तो हर जगह जगह ले ली है। अब हम लोग बात ही कब करते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं जी। और देखिए एक कविता और मेरी नजर में है आपकी इस पुस्तक से, प्रदूषण। हवा खराब है शहर की, सांस लेना आसान नहीं, टकरा कर गुजर जाते हैं सभी, कोई बढ़कर बांह थाम ले फुर्सत नहीं, स्वार्थ के धुएं में नहा रहे हैं सब, कोई देखता नहीं किसी को दिखता नहीं। जी, बहुत मुझे तरीके ये से, बहुत पसंद है। बहुत तरीके से आपने प्रदूषण की बात भी कर दी और हमारे बीच के संबंधों की बात भी कर दी। कोई एक कविता और पढ़िए। जी, मुझे तो ये लगता है शारदा जी, हाँ जी, आपने तो पुस्तक लिखी है, हाँ जी, मैंने पढ़ी है और मैं बहुत आसानी से अच्छी कविताएं खोज रहा हूँ आपकी पुस्तक में से। बेटा घर से ही लेता है डिग्री हैवानियत की, दरिंदगी की। बेटा घर से ही डिग्री लेता है हैवानियत की, दरिंदगी की। उसने देखा होता है बचपन से अपने पिता को माँ के मन का पल बलात्कार पल करते बलात्कार करते हुए। बहुत सही, क्या सटीक बात है हमारे समाज पर। हम मूल रूप से लड़कियों को लड़कों को बिल्कुल अलग तरीके से पालते हैं। हम लड़कों को वही संस्कार देते ही नहीं कि वे बड़े होकर बुरे नागरिक ना बने। दुर्भाग्य की बात है। तो शारदा जी, इस किताब को लेकर हमने कुछ चर्चा की। मैं समझता हूँ अगर हम सारी कविताएं पढ़ देंगे और सारी चर्चा कर देंगे तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, वे क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ उन्हें बताया जाए कि बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं। यह पुस्तक उपलब्ध है अमेज़न पर भी जी, और इस पुस्तक को वे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और हम भी अपने इस वीडियो में लिंक में आपको ये सूचना दे देंगे कि पुस्तक आप कैसे और कहाँ से ले सकते हैं जी। तो शारदा जी, आज आपके साहित्य पर, आपकी कविताओं पर हमने बातचीत की। मैं जानता हूँ आप समाज की अन्य गतिविधियों से भी जुड़ी हैं जी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बड़ा योगदान है, आपको बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, लेकिन उनकी चर्चा आपकी दूसरी किताब के साथ करेंगे। आज फिलहाल हम बोनसाई नहीं बरगद हूँ की इस चर्चा पर ही अपने वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। तो श्रोताओं, दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। नमस्कार।